अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। पाकिस्तान की जानिब से मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई लफ्ज़ी जंग ने सूरत हाल को एक बार फिर नहायत ही नाजुक बना दिया है। दोनों ममालिक की जानिब से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, जिनमें एक दूसरे को शदीद नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। अमरीका की जिद है कि वो खित्ते में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखेगा और वो अब नया हरमुज़ की नाकाबंदी के फैसले पर कायम रहेगा, जबकि ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया कि वो अपनी खुद मुख्तारी और दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका इस वक्त ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सख्त और तेज रफ्तार फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहा है, जबकि ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि अमरीका की जानिब से किसी भी जारहियत का उसे बेमिसाल रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हरमुज़ को एक बार फिर आबना ट्रंप कहा और फिर इसे गलती करार दिया, जिस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आबना हरमुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। इस सब के दौरान ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ भी पाकिस्तानी सालिसों को भिजवा दी हैं। नाज़रीन, एक तरफ सफारती कोशिशें जारी हैं और दूसरी जानिब सख्त बयानात का तबादला भी देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये बयानात सिर्फ सफा बढ़ाने की कोशिश है या किसी बड़े तसादुम का पेश ख़ैमा भी हो सकते हैं? क्या यह सब महज बयानात की हद तक रहेगा या खित्ता एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रहा है? और अगर कशीदगी में इजाफा होता है तो इसके असरात आलमी मईशत, खासतौर पर तेल की कीमतें और पाकिस्तान जैसे ममालिक पर किस हद तक मुरतब होंगे, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर जावेद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब आपके वक्त का। एयर मार्शल साहब, आपसे आगाज़ करते, एक तरफ बड़े सख्त किस्म के बयानात हैं, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से आज ईरानी मीडिया भी बता रहा है कि नई तजावीज़ दे दी गई हैं पाकिस्तान को, ऑब्वियसली वो अमेरिका तक जाएंगी। तो मज़ाकरात की जो शम्मा है वो तो अभी भी लग रहा है कि रोशन है, उसके इम्कानात, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम टुडे। देखिए, ये जो मुज़ाकरात और पीस डील की ख्वाहिश है, अब तो ये क्लियर हो गया है कि दोनों अमेरिका और ईरान जो हैं वो एक्चुअली चाहते हैं कि अब ये जंग खत्म हो जाए और क्या कहते हैं, एक पीस डील दोनों के दरमियान साइन हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों साइड्स पे जो हॉक्स हैं वो इस पीस डील को होने में एक आप कहें कि रोड़े अटका रहे हैं। ईरान की साइड से जो पासदाराने इनकलाब है उनके ऊपर अब ये इतराज शुरू हो गया मुदस्सिर साहब के, क्योंकि आयतुल्लाह मुज्तबा खमनाई सामने नहीं आए हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये हमें किस तरह पता चले कि जी कि ये जो डायरेक्शंस मिल रही हैं सुप्रीम लीडर की तरफ से वो आयतुल्लाह की तरफ से ही मिल रही हैं या ये जनरल वहीदी की तरफ से उनका कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस है। सो वहां भी लोग सवालात उठा रहे हैं और अमेरिका में भी लोग सवालात उठा रहे हैं। आज 1 मई है और आज के बाद से क्योंकि 60 डेज पूरे हो गए हैं कॉन्फ्लिक्ट को, तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कांग्रेस के पास जाना था ताकि वो परमिशन दे के फोर्सेस को बाहर डिप्लॉय कंटिन्यू किया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकार कर दिया है। अभी रिसेंटली जो डेमोक्रेट्स की जो क्या कहते हैं, उन्होंने प्रपोजल दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ, वो बहुत ही शैलो मार्जिन के साथ बचा है, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को 50 वोट्स मिले हैं उनकी पार्टी को और जो डेमोक्रेट्स हैं उनके 47, सो सिर्फ 3 वोटों का फर्क है। सो वहां भी एडमिनिस्ट्रेशन एक उसके अंदर है, दबाव के अंदर है। सो दोनों पार्टीज चाह रही हैं मुदस्सिर साहब के ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट से एक नोशन ऑफ विक्ट्री हासिल करना चाह रहे हैं। जहां तक ये जो अमेरिकन थ्रेट है कि जी के वो कुछ आइलैंड्स के ऊपर कंट्रोल करके वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये एक उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इससे जो है ना बॉडी बैग्स का अमेरिका वापस जाना कंफर्म हो जाएगा। और क्या इस वक्त इस इतनी अनपॉपुलर वॉर में अमेरिकन सोसाइटी के अंदर बॉडी बैग्स रिसीव करने की वो ताकत है या नहीं है? आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्वेश्चनेबल। ईरान कुछ भी हो जाए, कितने ही बड़ी कीमत उसको अदा करनी पड़े, वो अपनी सरजमीन के ऊपर अमेरिकन तसल्लुत कायम होने नहीं देगा। सो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना, जो सालिस है
उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, खासतौर पे मैं कहूँगा पाकिस्तान का, बिकॉज वी आर द मीडिएटर। सालिस के हवाले से भी बात करते हैं कि पाकिस्तान के, लेकिन ये जो ईरान का सोच रहे हैं जिसकी अभी आपने थोड़ी सी उसकी तफसील भी की है और तशरीह भी की है, तो अमेरिका क्या वाकई जावेद मलिक साहब जंग की तरफ सोच रहा है कि वो जंग कर लेगा इस सिचुएशन में, जब ये मार्शल साहब भी कह रहे हैं कि वो तैयार नहीं होगा लेकिन वो नई जंग की तैयारी भी कर रहे हैं? मुदस्सिर साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और मार्शल साहब को भी। मैं अपनी एनालिसिस से पहले आपको बताऊंगा, मेरी कुछ बहुत ही करीबी लोगों से बात हुई है जो इस सारे मामले को बड़ी करीब से देख रहे हैं। देखिए, जब इनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो मैसेज कन्वे किया था इस्लामाबाद को और वो वापस वाशिंगटन गया, उसके ऊपर तो अमेरिकन रिस्पांस बहुत क्लियर था। दे डिड नॉट लाइक व्हाट दे रेड। मतलब कुछ जो वहाँ पे लोग हैं उन्होंने बताया कि जब उन्होंने वो देखा तो उन्होंने कहा ये इतना अर्सा जो नेगोशिएशन करते रहे ये क्या था फिर, क्योंकि ऑब्वियसली इट सीम्ड लाइक वो बिल्कुल उसी जगह पे चले गए जहाँ पे नेगोशिएशंस का आगाज हुआ था। इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि ये जो कल एक स्टेटमेंट आई इनके रहनुमा जो हैं, सुप्रीम रहनुमा, उनकी तरफ से, वहाँ पे भी आपने देखा कि काफ़ी तुंद और तेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। तो कल तक तो यूँ लग रहा था कि ये कशीदगी की तरफ हम जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो आपने जिक्र किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो ब्रीफ किया गया पेंटागन की तरफ से भी और सेंटकॉम की तरफ से भी, उन्होंने उनको कहा कि देखिए हम तो रेडी हैं, हमने टारगेट्स भी लॉक्ड किए हुए हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन ये भी थी कि हो सकता है कि हम दोबारा हॉस्टिलिटीज़ की तरफ चले जाएं। और आई थिंक दैट वाज वेरी क्लियर। और ये इंटेंशंस जो थी सिर्फ इंटेंशंस नहीं थी, दे वुड हैव फॉलोड इट अप। वो रेडी थे टू अटैक अगेन। लेकिन फिर आई बिलीव कि सैनिटी प्रिवेल्ड इन ईरान, और मुझे लगता है कि कल शाम को थर्सडे को दोबारा से जो है वो पाकिस्तान को कांटेक्ट किया गया ईरान की तरफ से। और मैं वहाँ पे एग्री करूँगा एयर मार्शल साहब के साथ कि यहाँ पे कि देखिए ईरान की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी फ्रैगमेंटेड भी है और किसी हद तक कह सकते हैं फ्रैक्चर्ड भी है। क्योंकि देखिए नॉर्मली तो ये होता है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में आप बेशक जो मर्जी के हैं उनको पसंद करें या ना करें, वो ही इज़ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट और हमें पता है कि वो सामने भी हैं, उन्हीं से बात हो रही है, वही उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, कौन उनका वाइस प्रेसिडेंट है, कौन उनका सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। यहाँ पे क्या है कि जो सामने लोग हैं, जो उनके स्पीकर थे या स्पीकर हैं, या जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी इज्जत है, लेकिन डेफिनेटली जो असल में पावर है दैट रिजाइड्स विद द IRGC। और IRGC का जो स्ट्रक्चर है वो एक कोर है, रेवोल्यूशनरी कोर है, आर्मी है। एयर मार्शल साहब बताएंगे, उनका एक चेन ऑफ कमांड है, उनका जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो प्रेसिडेंट की तरफ नहीं है, इट इज टू द सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम रहनुमा जो मुश्तबा खामनाई साहब है। अब वो उनके साथ अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखें तो बताया जाता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन तक एक्सेस मुमकिन नहीं है, बहुत कम, गालिबन 1 या 2 लोग उनसे मिल सकते हैं। तो अब ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, इवन चाहे वो कुछ एग्री भी कर लें यहाँ पे आके इनके जो कालेबाफ साहब हैं, वो जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा, जब तक उसको IRGC और फिर सुप्रीम लीडर की तायीद हासिल नहीं होगी। तो इसकी वजह से कुछ देर लग रही है, कुछ ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग में एक तरह से तातुल होता है। यहाँ पे एक सवाल, लेकिन यहाँ सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मार्शल साहब, वो है कि अगर ईरान ने नई तजावीज़ दी हैं मुज़ाकरात के लिए, जावेद मलिक साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर यहाँ कुछ एग्री करते हैं तो वहाँ नहीं, अगर वो राज़ी होते हैं तो उसके एग्रीमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो नई तजावीज़ आई हैं तो फिर नई तजावीज़ के ऊपर भी फिर क्वेश्चन होगा, फिर अमेरिका भी ये कह सकता है कि शायद वहाँ फैसले करने की कुव्वत नहीं है या ताकत नहीं है। देखिए मुदस्सिर साहब, मैं और मैसेज साहब जो है, हम एक दूसरी चीज की तरफ निशानदही कर रहे हैं, क्योंकि ईरान में जो इस वक्त बहस चल रही है वो ये है कि जो डिसीजन आ रहा है क्या वो वाकई ही खामनेई साहब का है या नहीं है। दैट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। उनकी लीडरशिप के ऊपर या उनके फाइनल डिसीजन के ऊपर किसी को इतराज नहीं। जहां मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात है, तो आई एम श्योर कि आप और एम्बेसडर साहब इस चीज पे यकीन करेंगे कि इसका डिफरेंस का होना कोई इतनी एबनॉर्मल चीज नहीं है। हमेशा जो मिलिट्री होती है उसका एक बड़ा एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जो सिविलियंस और पॉलिटिशियंस होते हैं उनका एक बहुत ही मेलो और मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन जब नेशनल ऑब्जेक्टिव सामने रखा जाता है तो दोनों का यानी कि एक दरमियाना रास्ता दोनों मिलके निकालते हैं। सो ईरान में मैं ये नहीं समझता कि इतना कोई बड़ा डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ना, ये मेरे ख्याल में अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है। कि एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, सामने हैं, जो कुछ कहते हैं वो नजर आता है।
लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब से ये जंग शुरू हुई है पिछले 2 महीने में मेरे ख्याल 15 से 20 उनके जनरल्स जो हैं, जो तीनों सर्विसेज के हैं, उनको सैक कर दिया गया है। चीफ ऑफ द आर्मी जो जंग लड़ रहे थे उनको सैक किया, सेक्रेटरी नेवी को सैक किया। ये वो बंदे हैं जो आपके बिहाफ के ऊपर ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। आप जंग के दौरान उनको नहीं निकालते, और इससे सिर्फ एक चीज जाहिर होती है कि जिस डिफरेंस की हम ईरान में बात कर रहे हैं वो अमेरिका में भी वो डिफरेंस है। मेरे ख्याल में कमिंग टू योर क्वेश्चन, मेरे ख्याल में दोनों जो है ना वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना हार्ड टू बार्गेन वाली सिचुएशन पे हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो इस बार्गेनिंग को अब किसी हद तक ले जाना चाहते हैं। जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा, अगर कल उन्होंने हमें नई तजावीज दी हैं, वो तजावीज अभी तक अमेरिका पहुंच चुकी होंगी, और आई एम श्योर कि कल सुबह हमें उनके ऊपर कोई रिएक्शन भी मिल जाएगा। ईरानियों के साथ ट्रेडिशनली अगर आप हिस्टोरिकली भी पढ़ें तो उनके साथ नेगोशिएट करना जरा मुश्किल है, क्योंकि वो जो है ना वो चीज को लंबा खींचते हैं, और उनकी स्ट्रेटजी हमेशा ये होती है कि आप इतना खींचे कि दूसरा बंदा तंग आकर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मान जाए। इवन जब 2015 में मुआहिदा हो रहा था, उस वक्त भी जो है क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 20 से 22 मंथ्स लग गए थे इन नेगोशिएशंस को करते हुए। सो मैं पुरुमीद हूं कि इंशाल्लाह जल्द एक मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि दुनिया को ये हाई फ्यूल प्राइसेस की जो है ना इस कॉस्ट को बर्दाश्त करना होगा। सही, तो ये फुल बात ब्लोन आउट बैटल के दोनों में से कोई चाहेगा कि फुल ब्लोन आउट बैटल। जी बिल्कुल, ये मामला अहम है, लेकिन इस पे अब दोनों ममालिक की संजीदगी देखना है। ईरान और अमेरिका के मामला के हवाले से बात हो रही है। जावेद मलिक साहब, ये तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी पूरी दुनिया की इकनॉमी के लिए। आज बल्कि जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी इस बात को कहा कि इस तस्वीर को एज सुन एज पॉसिबल हल होना, क्योंकि मुआशी तौर पर तो ये बहुत बड़ा नुकसान फिर पूरी दुनिया में नजर आएगा। जी एब्सोल्युटली जी डेफिनेटली नेगोशिएशन स्टाइल में उनका चीज़ों को थोड़ा लंबा करना सामने आता है। लेकिन देखिए, जब इन्होंने ब्लॉकेड की थी सबसे पहले ईरान ने अपना हॉर्मुज़ को बंद किया, और फिर अब काउंटर ब्लॉकेड जो अमेरिका ने की हुई है, बहुत से जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस काउंटर ब्लॉकेड के बाद ईरान के पास भी वक्त इतना नहीं है, क्योंकि उनका जो एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, जो वो कुछ तेल वगैरह एक्सपोर्ट करते थे कुछ ममालिक को, वो बंद हो चुका है, और अब ऑब्वियसली वो एक हद तक ही उसको खींच सकेंगे। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी जो क्लॉक इज टिकिंग, वो भी ये नहीं समझते कि इस मसले को ज़्यादा तवालत दे सकेंगे। आई डोंट थिंक दे कैन अफोर्ड इट ईदर। एट द सेम टाइम अमेरिकन के भी जहाँ तक है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि वो इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग करे। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो लगता यूं है कि इस मसले के हल की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता चलूँ कि चाहे वो ये जो जाएंगे या नहीं जाएंगे, इट ऑल डिपेंड्स रियली ऑन ईरान, बिकॉज एज फार एज द यूएस इज कंसर्न, उन्होंने तो अपनी पोजीशन जो है वो पहले दिन से वही रखी हुई है, और उसमें कोई तब्दीली एज सच नहीं आई। अपना हुर्मुज़ जो है ये भी इंट्रोड्यूस किया गया इस बैटल के अंदर ईरान की तरफ से, आपको याद होगा सबसे पहले। अब उन्होंने उसको काउंटर ब्लॉक किया है। अब काउंटर ब्लॉक करने के बाद जो उसके एडवांटेजेस हैं उनको नजर आ रहे हैं। मेरी नज़र में दोनों ब्लॉकेजेस गलत हैं। इस अपना हुर्मुज़ को ओपन होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक या दो ममालिक इफेक्ट नहीं हो रहे, पूरा ये रीजन इफेक्ट होता है, और उसके असरात हम सब पे हो रहे हैं, मुझ पे हो रहे हैं, आप पे हो रहे हैं, स्पेशली फार ईस्ट के जो ममालिक हैं जहाँ पे तेल जाता है, और ना सिर्फ तेल, आपके पास फर्टिलाइजर्स हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, द इंटायर लॉजिस्टिक चेन जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो उसको तो ओपन होना चाहिए, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा देर तक इसको हम तवालत नहीं लंबा खींच सकेंगे। आई थिंक वी शुड कम टू एन कंक्लूजन, और वही हम देख रहे हैं कि अभी जो जवाब आया है, मुझे लगता है कि अगर क्योंकि ईरान को तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी इस हवाले से कि यूएस क्या चाहता है, वो वही 3 पॉइंट्स हैं जो आपके प्रोग्राम में पहले भी बात करते आए हैं। अगर उन 3 पॉइंट्स के ऊपर पेशरफ्त होती है तो हमें लगता है कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स, और तीसरा जो है वो प्रॉक्सीज, इन पे अगर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ईरान के पास एक अपॉर्चुनिटी है टू चेंज देयर कंट्री स्ट्रैटेजी। वो बजाय इसके कि हमेशा परपेचुअली हालत जंग में रहें, वो अपने मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे वसाइल हैं, उनको अगर वो बुरुए कार लाएं, अपने असासे उनको गैर मुंजमिद करवा लें, सैंक्शंस उठवा लें, तो बहुत सी जो ईरान के अंदर लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये बेहतर रास्ता होगा उनका, बजाय वो कि जैसे पिछले 40 साल से जंग में मजीद वो जंग में ही रहें। सही। लेकिन एयर मार्शल साहब, जो आप पाकिस्तान की सालिसी के हवाले से बात करते हैं कि अब सालिसी का पहले भी पाकिस्तान बड़ा एक पॉजिटिव और बड़ा एग्रेसिव रोल रहा, अब जो सिचुएशन है
वो वहीं स्टक नज़र आ रही है। जंगबंदी तो है लेकिन मुज़ाकरात उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए। पाकिस्तान के जो रोल है वो मज़ीद आप देखेंगे कि बढ़ रहा है, या फिर पाकिस्तान के रोल के साथ साथ बाकी ममालिक भी अब अगले आने वाले दिनों में वो साथ होंगे इसमें? सालसीम मुदस्सिर साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त बाय डिफॉल्ट एक वाहिद मुल्क है इस पूरे इलाके में जिसके सारे कॉम्बेटेंट्स और इफेक्टिव्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात। हमारे इस वक्त अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे सऊदी अरेबिया, चीन, रशिया और गल्फ कंट्रीज के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सो सालिसी के रोल में पाकिस्तान से बेहतर इस वक्त कोई मुल्क नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जितने बेहतरीन तरीके से किरदार अदा कर रहा है, इसको इसी तरह करते रहना चाहिए। गो के इस वक्त वी आर नॉट द मॉडरेटर्स एनी मोर, वी आर द फैसिलिटेटर्स अगेन नाउ। क्योंकि देखिए जो है, जब तक इस्लामाबाद में टॉक्स हो रही थी और ट्राई लेवल पर हो रही थी, तो आमने सामने बैठ के या एक दूसरे के साथ बातचीत करके पाकिस्तान जो है दोनों को समझा सकता था। और हमारे इवन जब इस्लामाबाद टॉक्स 1 एक तरीके से नॉन कंक्लूसिव रही, तो हमारे फील्ड मार्शल ने 3 दिन ईरान में जाके उनको भी समझाने की कोशिश की, और उसके बाद से काफी मैं देखता हूं कि डेवलपमेंट हुई है। खासतौर पे अमेरिकन साइड पे भी बहुत डेवलपमेंट हुई है कि जहां प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत एग्रेसिव बयानात थे वो रुक गए हैं, और अब ऐसे बयानात नहीं आ रहे जिससे ईरान ऑफेंड हो रहे। सो इस चीज के ऊपर तो मेरा ख्याल हम सारे इस चीज पे एग्री कर रहे हैं कि इंशाल्लाह गॉड विलिंग ये चीज हो जाएगी। लेकिन मैं हिस्टोरिकली कुछ चीजों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि देखिए, ठीक है, हम मानते हैं कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया एक तकलीफ में है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हरगिज बंद नहीं होनी चाहिए। इट इज अ इंटरनेशनल वाटरवे एंड शुड बी ओपन फॉर ऑल। लेकिन आप ये भी देखें कि जो एक फरीक है ईरान, उसके पास इसके अलावा और क्या चाह रहा है। अगर आप ईरानियन हिस्ट्री देखें, फॉर द लास्ट 200 years ईरान ने किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया। दे हैव नॉट बीन द एग्रेसर्स। और अब ये कॉन्फ्लिक्ट भी इतना लंबा खिंच गया है कि हम ये भूल गए कि एग्रेसर जो था इजराइल और अमेरिका है, ईरान एग्रेसर नहीं है। ईरान इज डिफेंडिंग इटसेल्फ अगेंस्ट एन एग्रेशन, ठीक है ना। सो मेरे, और अगर आप 200 साल की हिस्ट्री पढ़ें तो आप देखें कि सिर्फ 2025 में इजराइल ने 6 कंट्रीज को अटैक किया गल्फ में, ठीक है ना। सो यू नो, हिस्टोरिकली वी मस्ट रिमेन वेरी करेक्ट, ठीक है ना, कि जो है कि इस इलाके को डिस्टेबलाइज करने में ईरान का इतना बड़ा हाथ नहीं है जितना बड़ा हाथ इजराइल का है। और जो इजराइल की एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है, जो नेतन्याहू, अब हम सबको पता चल चुका है कि 1995 से वो कोशिश कर रहा है कि जी के किसी तरह के अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके साथ जो हैं वो इस गल्फ जो ग्रेटर इजराइल जो उनका प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन में उनका साथ दें। तो अब जो है ये जो बेसिकली जंग हो रही है, ये जंग किसी इस वजह से नहीं हो रही कि ईरान ने गल्फ कंट्रीज को या अमेरिका को थ्रेटन किया था। ये जंग इसलिए हो रही है कि ईरान इज द लास्ट स्टैंडिंग यू नो ऑब्स्टिकल इन द ग्रैंड इजराइल। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाहूंगा। तो हमें जो है ना, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस इलाके में एक नया मिडल ईस्ट देखें, जो कि हाँ, यानी कि हम चाहें या ना चाहें, जब भी ये जंग खत्म होगी एक नया मिडल ईस्ट जन्म लेगा। उस मिडल ईस्ट को हकीकत के ऊपर मबनी होना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट की, और वो अब नए मिडल ईस्ट की तो अब तैयारियां भी हो रही हैं सर। ओपेक में भी हमने देखा कि दुबई निकल गया चीजें। तो मलिक साहब, आप एक तो कुछ कहना चाहते थे, वे नए मिडल ईस्ट की तैयारियां, इसका मतलब है वो हो रही हैं, लेकिन ऊपर हम नया मिडल ईस्ट होना चाहिए, ये सबकी दुआ है। जी, just I would like to just add to what the Air Marshal साहब has said historically, क्योंकि वो बात करें, देखिए अगर आप देखें तो इसको अगर dispassionately देखें तो यमन के अंदर जो हुतीज हैं, मैं एयर मार्शल साहब से पूछना चाहूंगा, उनको कौन आर्म कर रहा है? हिजबुल्लाह को कौन आर्म कर रहा है? सीरिया में किसने जंग लड़ी थी? इराक ईरान जंग थी, वो क्या था? तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान ने किसी को, अब जब ये तो जंग अभी हो रही है, हुतीज ने तो सऊदी अरेबिया के ऊपर कुछ साल पहले से हमलावर हैं। इस तरह बहरीन के अंदर जो डिसरप्शन हुई,
उसके पीछे भी कुछ लोग हैं। तो ये कहना कि ईरान बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं है, जब ईरान ने रेवोल्यूशन आया तो ईरान ने उस वक्त सबसे पहले नारा बुलंद किया डेथ टू अमेरिका, तो ऑब्वियसली ऑफेंसिव पोस्चर तो रहा है ईरान का। ये कहना कि ईरान बिल्कुल खुद को डिफेंड कर रहा है या उसकी कोई हॉस्टाइल डिजाइन्स नहीं है, जो लोग गल्फ में रहते हैं या जो लोग इस खित्ते में रहते हैं वो आपको बताएंगे कि ईरान के साथ उनकी हमेशा ही किसी हद तक कोई ना कोई जो है वो कोल्ड वॉर नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक चपकलिश रही है, चाहे वो विजिबल हो या वो पसे चलमन हो। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अभी भी हम जब देख रहे हैं इस सिचुएशन को, तो ईरान के हवाले से जो तशवीश पाई जाती है कि जब इस पे हमला हुआ, और हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि इसराइल के एक्शंस किसी हद तक सही है, वो तो बिल्कुल हर कोई उस पर एग्रीड है कि दे आर वायलेटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स रेगुलेशंस। इसी तरह जो हमला भी हुआ ईरान के ऊपर वो भी हम समझते हैं अनजस्टिफाइड था, लेकिन रिस्पांस के ऊपर आप देखिए कि उन्होंने रिस्पांस करते हुए मुसलमान ममालिक को टारगेट कर दिया, जो कि किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। आप ये कहते हैं कि जी हाँ उनके कोई वहाँ पे डिफेंस अड्डे हैं या व्हाटएवर। देखिए, हर मुल्क, एक सॉवरेन मुल्क को ये हक होता है कि वो किसी के साथ भी अपना डिफेंस पोस्चर के हवाले से एग्रीमेंट कर दे। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ किया है, वहाँ पे हमारी एयरफोर्स और हमारे कंटिजेंट्स मौजूद हैं। क्या किसी को हक पहुँचता है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर दे बिकॉज वो बोले कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के अड्डे हैं? नहीं, वो डिफेंस के लिए हैं। अभी हमने देखा भी कि जब ये हुआ सारा एपिसोड, तो पाकिस्तान ने तो कोई ऑफेंसिव पोस्चर नहीं लिया। ये जो खित्ता है मिडिल ईस्ट, जो गल्फ का, इनको अल्लाह ने ब्लेस किया है विद लॉट ऑफ ऑयल एंड रिसोर्सेज इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर वो किसी के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। दे जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, लेकिन उसको प्रीटेक्स्ट बना के उन पे हमला तो किया है ईरान ने। ये हमें हकीकत को जरा कॉन्टेक्स्ट में लाना पड़ेगा। दूसरी बात, मुदस्सिर भाई आपने पूछा कि न्यू मिडिल ईस्ट, मेरी नज़र में मिडिल ईस्ट जो है वो डेफिनेटली हर वक्त इर्तिका का अमल जारी रहता है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मिडिल ईस्ट के हवाले से गल्फ जहाँ तक ताल्लुक है, GCC कंटिन्यूज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ दिस रीजन। और इसके साथ साथ इनके जो कंप्लीट मॉडल ऑफ एग्जिस्टेंस है वो कंप्लीटली ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इनका कोई हॉस्टाइल डिज़ाइन नहीं है। ये समझते हैं कि जो इनको रिसोर्सेज अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं ऑयल एंड गैस की सूरत में, वो उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करके एक ऐसा मॉडल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर 200 ममालिक से लोग आके रहते हैं। हमारे मुल्क से 5 मिलियन लोग वहां पे जाके रहते हैं। वो हमें फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं जिससे हमारा मुल्क जो है वो उसकी इकोनॉमिक को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो मैं तो समझता हूं कि ये एक मुस्बत रिलेशनशिप है पाकिस्तान की गल्फ ममालिक के साथ, होनी भी चाहिए। ईरान भी हमारा पड़ोसी है, इसीलिए पाकिस्तान जो मीडिएशन कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान का कोई इसके अंदर जाती, वी आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, बट वी वांट ए स्टेबल मिडिल ईस्ट जो हमारे ग्रेटर इंटरेस्ट में है। जी जी, स्टेबिलिटी जो है वो वर्ड की भी और वो भी ये बड़ा ज़रूरी है। और दोनों जानिब से अब देखते हैं जो मुज़ाकरात आते हैं वो आगे किस तरह से बढ़ते हैं। शुक्रिया अदा करूंगा जावेद साहब आपका भी, और मार्शल सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अहबाब को शुक्रिया। शदीद मुआशी मुश्किलात से दोचार आवाम पर हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल का बम गिराया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 51 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई डीजल की कीमत 19 रुपये 39 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा तो हो रहा है, जिसके बाद महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हालिया इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर के किरायों में भी इजाफा हुआ, जिसके बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी फिलफौर इजाफे का इम्कान है। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह इस वक्त आलमी तेल बहरान है, लेकिन डीजल और पेट्रोल की मौजूदा कीमतों में भारी भरकम टैक्सेस भी हैं। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 32% टैक्सेस हैं। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 129 रुपये 72 पैसे के टैक्सेस सिर्फ शामिल हैं, जबकि फ़ी लीटर पेट्रोल में 23 रुपये 72 पैसे कस्टम ड्यूटी, 103 रुपये 50 पैसे लेवी और 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी फंड भी शामिल है। इस तरह 1 लीटर डीजल की कीमत में भी 21% टैक्स शामिल है। फी लीटर डीजल की कीमत में 82 रुपये 81 पैसे के टैक्सेस शामिल हैं, जबकि 51 रुपये 62 पैसे कस्टम ड्यूटी, 28 रुपये 69 पैसे लेवी और 2 रुपये 50 पैसे के क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी शामिल है। नाज़रीन, इस सब टैक्सेस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि आवाम का जीना मुश्किल हो गया। अब सवाल यह है कि क्या टैक्स आदाफ के हुसूल में नाकामी के बायस हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रही है, या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वाकई तेल के आलमी बहरान का नतीजा? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माशी उमूर इशफाक तोला साहब। बहुत शुक्रिया तोला साहब आपके वक्त का। हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें करीब ये 400 ले जाना, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हुकूमत कर सकती?
रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, इसमें तो पहला मेरा ख्याल है बड़े अरसे के बाद एक सैनिटी प्रिवेल हुई। देखिए, आपने ये डीजल की कीमतें आपने रिड्यूस करके उसका पूरा टैक्स जो था वो पेट्रोलियम लेवी का आपने पेट्रोल पे डाल दिया था। और फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि डीजल पे एक लेवी लगाई गई और पेट्रोलियम को टैक्स नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है खुशाइंद इकदाम है। दूसरी बात यह है कि देखें, एक इंटरनेशनल प्राइस अगर बढ़ रही है तो आपको जाहिर बात है उसमें आप एक हद तक तो आप बर्दाश्त कर सकते हो, उससे ऊपर आप नहीं कर सकते हो। उसमें दो फैक्टर्स होते हैं मुदस्सर। एक चीज़ ये है कि आप इसको मिनिमाइज करने का इम्पैक्ट ये है कि आप पेट्रोलियम लेवी, आपकी एक IMF से एक कंडीशन थी पहले भी कि भाई आप पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे और 1 लीटर के हिसाब से आपने लगाना था, और आप लगा रहे हैं, चले, और एक हद आपका टोटल था कि ये बजट आपका होगा। मगर कस्टम ड्यूटी में कभी आपने फोर्स ही नहीं किया था कि इतनी प्राइस बढ़ जाएगी, तो कस्टम ड्यूटी को आप पुराने लेवल पे फ्रीज कर सकते हैं। उसमें एक कमी वाकई हो सकती है। अब ये FBR के टारगेट अगर नहीं हो रहे जैसे आपने कहा, तो उनको एक थोड़ी सी ब्रीथ मिल जाती है कि यार चलो यहाँ कस्टम ड्यूटी से हम कमा लेंगे। दूसरी तरफ आपको कंजम्पशन फैक्टर को देखना होगा। देखें, एक तरफ तो डिमांड है, एक तरफ सप्लाई है। तो अगर सप्लाई साइड पे आप मेरा ख्याल है आप थोड़ी सी रहेगी आपकी कंजेशन, तो डिमांड आपकी कम होनी चाहिए। अगर फर्ज करें, देखिए पाकिस्तान को एक बहुत आला मकाम इस वक्त मिला हुआ है एज ए मीडिएटर, और मेरा ख्याल है ईरान हमारे साथ बहुत ताउन कर रहा है, अमेरिका तो ऑब्वियसली कर ही रहा है। तो इस वक्त हुर्मुस में 69 मिलियन बैरल के जहाज खड़े हुए हैं एंड दे आर डेस्परेट टू सेल इट बिकॉज दे कांट गो बैक, अदरवाइज इनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो आई थिंक स्मार्ट मूव ये होनी चाहिए पाकिस्तान की कि पाकिस्तान वो ऑयल खरीदे, हुर्मुस से क्लियर कराए अपनी सिफारती कोशिशें करके, और हुर्मुस से क्लियर होने के बाद यहाँ लाके अपनी रिफाइनरीज में कराए। ये बात बिल्कुल वजह है कि हमारी रिफाइनरीज बहुत पुरानी हैं, उनकी कैपेसिटी में वो काम नहीं है और वो उनकी एफिशिएंसी नहीं है, जिसकी वजह से हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस आए। इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं LPG, LNG, मोबिल गैस ऑयल, मो ऑयल जिसको हम कहते हैं, देन डीजल, देन केरोसिन एंड देन नेफ्ता, और फिर फर्नेस ऑयल बनता है। तो फर्नेस ऑयल की कसीर तादाद और कसीर मिकदार हमारे पास होती है, जो कि इस वक्त हमारे ज़ाया होती है। अब हमने काफ़ी प्लांट्स, हमने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट थे वो हमने कोल बेस कर दिए थे या RLNG बेस कर दिए थे। अब ये हुआ है कि आपके पास फर्नेस ऑयल बेस्ड प्लांट बहुत कम है और बहुत महंगे पड़ते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है। इससे तो थोड़ा सा मजीद जो है वो हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बीइंग, क्या ये बिजनेस मजीद मुश्किल नहीं हो जाएगा अगर ये तेल की कीमतें मजीद बढ़ती हैं, जिसका अंदेशा भी अब किया जा रहा है? तो एक तरफ तो बिजनेस मुश्किल हो जाएगा, दूसरा एक आम आदमी है तो वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगा होगा, तो उसके लिए तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। देखिए, ये तो पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान से ज़्यादा, इस खत्ते से ज़्यादा आपका मेरा ख्याल है US का बहुत बड़ा मसला है। कैलिफोर्निया में कल $6 पर गैलन 3.9 होता था और $6, वो मेरा ख्याल है इनके भी चीखें निकली हैं। यूरोप भी पूरा परेशान है, इंडिया बराबर में परेशान है, बांग्लादेश परेशान है, श्रीलंका परेशान है, हर मुल्क परेशान है। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, इस वक्त हमारी रेसिपी में ये होना चाहिए कि हम लोकल प्रोडक्शन करें। कम से कम $100 पर लीटर आपको फ़र्क पड़ सकता है। और ये जो फर्नेस ऑयल है, आप ये जो फर्नेस ऑयल फायर्ड जो हैं आपके पावर, जिनको आप कैपेसिटी आप देते हैं IPP, जिनको आप कैपेसिटी चार्ज देते हैं, उनको बोले यार आप बिजली बनाओ, और आप उस बिजली में पेट्रोलियम लेवी अगर आप कम कर दें फर्नेस ऑयल की, तो मेरा ख्याल है सस्ती मिल सकती है। और अगर मिल जाती है तो मेरा ख्याल है आपकी लोड शेडिंग में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। देखिए, सिर्फ एक फार्मूला आपने चेंज किया, प्लाट्स पे आप करते थे कॉस्टिंग एवरेज वीकली के, तो आप प्लाट्स की जगह आपने जुबैल की एक्स रिफाइनरी की है, तो उसमें भी $100 का फर्क पड़ गया। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म की स्मार्ट मूव करनी पड़ेगी इनको, और ऑब्वियसली दे कैन नॉट एलिमिनेट इट बट दे कैन मिनिमाइज इट। ये चीज़ें मेरा ख्याल है मरूज़ खातिर हमें रखनी पड़ेंगी। आई एम श्योर कि हुकूमत कर रही होगी, हुकूमत की सोच में ये होगा, बट लेट्स होप कि जितना जल्दी हो ये कर लें। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पिछले दिनों में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान का जो ये
ट्रांसपोर्ट का बिल है, पेट्रोल का, ये 300 गुना और बढ़ गया। क्या वाकई इतना ज़्यादा फ़र्क हुआ है? क्योंकि ये नंबर्स कुछ डिफरेंट हैं वज़ीर आज़म साहब के बयान से। मेरी वजीर आजम साहब के पास तो सारे फिगर्स होते हैं, मगर एक अंदाजे के हिसाब से अगर फर्ज करें $70 से $140 भी हुआ हो और कंजम्पशन वही है, तो फिर भी मेरा ख्याल है डबल होना चाहिए, ट्रिपल तो नहीं हो सकता। मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है। बट अगर फर्ज करें वो प्रीमियम भी पे करते हैं और हाईएस्ट रेट पे रिफाइनरीज को देते भी हैं, मैं ये समझता हूँ ऑब्वियसली बड़ा तो है, बट अब ऑब्वियसली वजीर आजम के फिगर्स को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता। ऑब्वियसली आप मीडिया हैं, आप पूछ सकते हैं गवर्नमेंट के फंक्शनरीज से, पेट्रोलियम मिनिस्टर से कि बताइए कि ये 300 से 800 कैसे हुआ। बहुत शुक्रिया तोला साहब। ये महंगाई और ये मामला तो एक तरफ हैं, लेकिन आज नाज़रीन यौम मज़दूर भी है। मज़दूर को यौम मज़दूर मुबारक हो। उस मज़दूर को जो पिछले 78 साल से इस आस पर दिन भर मजदूरी करता है कि उसके दिन फिरेंगे, लेकिन रातें भी तारीख होती गईं और दिन भी लंबे। उस मजदूर को यौम मजदूर मुबारक जिसने डैम्स और आईपीपीज के बिल्स तो दिए, लेकिन आज भारी बिलों के हाथों मीटर कटवाकर गोरनुमा घरों में टिमटिमाते दिए देख रहा है। उस मजदूर को यौम मजदूर मुबारक जिसे सरमायादार की मिले नहीफो नजार जिस्म से हरारतें लेकर सरे शाम राख के ढेर की तरह बाहर उगल रही हैं। उस मजदूर को यौम मजदूर मुबारक जो प्लाजे तो तामीर कर रहा है, लेकिन उसका मुकद्दर फकत फुटपाथ का बिस्तर और खुले आसमान की छत है। उस मजदूर को यौम मजदूर मुबारक जो अपने बच्चे की तालीम को ख्वाब तो देखता है, लेकिन इब्ने मजदूर इब्ने मजदूर इब्ने मजदूर उसकी नस्ल हो गई है। नाज़रीन, ये अल्फाज महज जज्बाती इजहार नहीं, एक ऐसे निज़ाम का नोहा है जहां मेहनत करने वाला जिंदा रहने की बुनियादी शराइत से भी महरूम है। यौम मजदूर हर साल आता है, तकारीर भी होती हैं, वादे दोहराए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान में मजदूर आज भी उसी दायरे में घूम रहा है जहां उसके ख्वाब नस्ल दर नस्ल कैद हो चुके हैं। कानून की किताबों में कम अज कम उजरत 37 से 40 हजार रुपए मुकर्रर है। कागजों में ये एक बावकार जिंदगी की पहली सीढ़ी होनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क भर में लाखों नहीं करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जिन्हें आज भी ये कम अज कम उजरत मैसर नहीं। फैक्ट्रियों, वर्कशॉप्स, तामीराती साइट्स और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की बड़ी तादाद या तो इस कानून से लाइल्म है या फिर इस पर अमल दरामद ना होने का बराह रास्त शिकार है। मसला सिर्फ उजरत का नहीं, मसला निजाम का है। बड़ी बड़ी मिल्स और सनती इदारे चंद सौ रजिस्टर्ड मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी, EOBI और दीगर मराद देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का तासुर देते हैं, लेकिन इन्हीं इदारों के अंदर हजारों गैर रजिस्टर्ड मजदूर ऐसे हैं जो न किसी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, न किसी कानून की छतरी तले आते हैं। वो काम भी करते हैं, पैदावार भी बढ़ाते हैं, लेकिन उनके हिस्से में न सेहत की सहूलत आती है, न पेंशन और न ही तहफ़्फ़ुज़। ये खुला राज है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर, डेली वेजेस और थर्ड पार्टी हायरिंग के नाम पर मजदूरों को मुस्तकिल हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड के इस दोहरे निज़ाम ने इस्तेहसाल को एक कानूनी शक्ल दे दी है जहां सब कुछ नजर आ भी रहा है और कुछ भी साबित नहीं होता। और रियासत इस पूरे मंजर में खामोश तमाशाई बन चुकी है। लेबर इंस्पेक्शन का निज़ाम कमजोर है, अमल दरामद ना होने के बराबर है, और जहां कहीं कार्रवाई होती भी है वहां अक्सर वक्ती नुमाइशी इक़दामात से आगे बात नहीं बढ़ती। सवाल यह है कि जब कानून मौजूद है तो इस पर अमल क्यों नहीं, और अगर अमल नहीं हो सकता तो फिर यह कानून सिर्फ किताबों की जीनत क्यों है। यौम मजदूर सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए नाज़रीन, ये एक आईना होना चाहिए जिसमें हम अपनी तरजीहात को देख सकें। क्या हम वाकई एक ऐसे मुआशरे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मेहनत को इज्जत मिले, या हम एक ऐसे निज़ाम को मजबूत कर रहे हैं जहां मेहनत करने वाला हमेशा कमजोर और बेआवाज ही रहे। ये सवाल सिर्फ मजदूर का नहीं, ये मईशत और मुआशरे के मुस्तकबिल का सवाल है, क्योंकि जब मजदूर के हाथ खाली होंगे तो तरक्की के दावे भी खोखले ही रहेंगे। इसी सोच के साथ मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।